हमारा ब्रांड बदमाश कबाबी है। बदमाश कबाबी जो है वो एक ऑथेंटिक अवधी क्यूजीन, जिसको हम लखनवी कहते हैं, तो एक ऑथेंटिक अवधी लखनवी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। अगर आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे की जो पूरी स्टडी है, जो पूरा एक्सपर्टीज है, उसको लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके फूड की कॉस्ट ही नहीं पता तो आपको कभी यही नहीं पता चलेगा कि आपका ब्रेक इवन क्या है। बहुत सारे लोग शायद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मुझे पसंद नहीं करेंगे ये सुनने के बाद, बट लोकेशन खाने के टेस्ट से भी ज्यादा मैटर करती है। लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। जो नाम आपने बदमाशी कबाब, क्या साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे? देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा किस्सा है इसके पीछे। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए या रेस्टोरेंट चलाने के लिए कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सोच समझ के रखा आपने ना, डीप स्टडी के साथ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गलौटी कबाब, ये जो शब्द है जिसको हम गलौटी कहते हैं या गलावटी कहते हैं, ये कबाब में इसलिए इस्तेमाल होता है बिकॉज तो सिर्फ एक आइटम था, उसको हमने मेन्यू में 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। शी गॉट फ्यूरियस एंड शी सेड, अगर मुझसे शादी करनी है तो बदमाश कबाबी का लाइव काउंटर हमारी शादी में होना चाहिए, वरना किसी और को ढूंढ लो। तो हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। कैसे लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा, रियली नाइस। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा लगा मुझे आपके स्टूडियो में आकर के और आपसे मिल करके। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा आप अपने ब्रांड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, बदमाशी कबाब के बारे में। हमारा ब्रांड बदमाश कबाबी है। बदमाश कबाबी जो है वो एक ऑथेंटिक अवधी क्यूजीन, जिसको हम लखनवी कहते हैं, तो एक ऑथेंटिक अवधी लखनवी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। और हमारे मल्टीपल सिटीज़ में आउटलेट हैं। वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, गुड़गांव, देहरादून, एंड देन अगेन नोएडा, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद स्टोर्स इन भोपाल एंड अदर सिटीज़ ऑल्सो। और भी शहरों में हमारी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर फ्रेंचाइजिंग नाउ, तो इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टाइम्स टू कम वी आर गोना कम इन मोर सिटीज़। हम पहले कुछ टेरिटरीज, प्रोबेबली अभी नॉर्थ इंडिया और उन कुछ टेरिटरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली आगे और ग्रोथ करना है। हमारी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो लखनऊ की डेलिकेसीज़ हैं। मतलब आप कभी भी लखनऊ जाओ तो आई एम श्योर, या फिर आप लखनऊ के बारे में किसी से पूछो तो आपको ज़रूर बताएगा कि गलावटी कबाब, इदरीस की बिरयानी और काकोरी कबाब, बोटी कबाब, ये सारी फेमस डेलिकेसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिलेंगी। तो वी आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। एंड इन देहरादून वी आर बेस्ड आउट ऑफ 2 लोकेशंस, पैसिफिक मॉल राजपुर रोड एंड मॉल ऑफ देहरादून ऑन हरिद्वार रोड। ओके, ये जो नाम आपने बदमाशी कबाब, क्या साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे? बदमाश कबाबी, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मतलब कैची या क्वर्की सा नाम है, या ये मतलब शायद लोगों का इंटरेस्ट, अटेंशन ग्रैब करने के लिए रखा गया है। ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा किस्सा है इसके पीछे कि क्यों ये नाम बदमाश कबाबी रखा गया। जो आखिरी नवाब ऑफ अवध थे, वाजिद अली शाह, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ लखनऊ। उनको ब्रिटिशर्स ने इनएफिशिएंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज वो कुलिनरी आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी पैसा खर्च किया करते थे अपने सरकारी खजाने से। और ब्रिटिशर्स को ही पसंद नहीं था कि वो क्यों, उनको ऐसा लगता था कि वो जो सरकारी खजाना है, जो उनका खजाना है, वो उसको लुटा रहे हैं बेकार की चीज़ों पे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको बोला कि अब आपको अपना ये जो तख्त ताज है ये छोड़ करके जाना होगा, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक्त इंडिया में रूल था, तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करना होगा। उस समय इंडिया की जो कैपिटल सिटी थी वो कोलकाता हुआ करती थी, बिकॉज इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था एंड कोलकाता वाज द सिटी जहाँ पर पोर्ट था। तो नवाब साहब इस चीज़ से बड़े दुखी हुए जब उन्हें पता चला कि उनका राजपाट उनसे छिन रहा है, उनके पास से जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ के अगेंस्ट क्वीन, जो लंदन की क्वीन है, उनसे इस चीज़ के अगेंस्ट केस कंप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी पार्ट सुना जाए, मेरा भी जो पक्ष है वो सुना जाए।
तो इसके लिए पहले वो कोलकाता गए, क्योंकि उन दिनों लंदन जाने का रास्ता भी बाई सी हुआ करता था, कोलकाता से हुआ करता था। तो जब वो कोलकाता जाने के लिए फाइनली तैयार हुए तो बहुत लंबी चौड़ी फौज उन्होंने अपने साथ लेकर के गए। उनके बहुत सारे खानसामे थे, कबाबची थे, उनके बहुत सारे जो खास सिपह सालार थे वो भी उनके साथ गए, और मनोरंजन के लिए बहुत सारे जानवर जैसे कि हाथी, घोड़ा और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के गए वो, बिकॉज नवाब साहब बड़े शौकीन मिजाज थे। तो जब वो कोलकाता पहुँचे उस समय तक उनकी उम्र थोड़ी ढल चुकी थी और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहा करती थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने हेड शेफ़ को बुलाया, और नवाब साहब थे खाने के शौकीन। उन्होंने हुक्म देना शुरू किया कि आप ये वाले कबाब बनाइए, आप ये वाली बिरयानी बनाइए, आप ये वाले नई नई डिशेस बनाइए। तो कहीं ना कहीं जो उनके खानसामे थे, जो उनके हेड शेफ़ थे, उनको इस बात का रियलाइजेशन था कि नवाब साहब की उम्र थोड़ी ढल चुकी है और अब इन्हें ऐसी चीज़ें बना करके खिलाना होगा जो थोड़ी डाइजेस्ट करने में इजी हो रिलेटिवली। तो उन्होंने बात नवाब साहब को कही कि नवाब साहब आप पूरा सारी मीट की बनी हुई डिशेस, वो भी रेड मीट, उस समय ज़्यादा खाया जाता था, उस समय चिकन वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था। ये चीज़ें तो बहुत बाद में आई, लोग रेड मीट बहुत खाते थे। तो जो उनके खानसामे थे उन्होंने उनसे कहा कि आप आपकी तबीयत अब उतनी सही नहीं रहती, आपको थोड़ी हल्की चीज़ें खानी चाहिए। तो नवाब साहब का यही कहना था कि भाई जो भी करना है करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। स्वाद के साथ कोई समझौता नवाब साहब उस समय भी नहीं करना चाहते थे। तो जो उनके हेड शेफ थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ डिशेस बनाता हूँ। तो अभी भी आप अगर कोलकाता की उन एरियाज़ में जाओगे जहाँ पर नवाब साहब रहे थे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको लखनऊ के खान पान की काफ़ी झलक दिखाई देगी। इस समय भी आपको वहाँ पर लखनऊ के फूड का इन्फ्लुएंस बहुत दिखेगा। तो जब हम जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जो लखनवी बिरयानी होती है, अगर हम उसमें आलू और अंडा ऐड कर दें तो वो कोलकाता बिरयानी बन जाती है। अच्छा। सिमिलरली गलावटी कबाब जो होते हैं वो प्योर मटन के पायते से बनते हैं। अगर हम उसमें चने की दाल पीस करके मिला दें तो शाम को खाने के लिए शामी कबाब बन जाते हैं, थोड़े लाइट होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने इस तरह की डिशेस बनाई जो कि लखनऊ की ऑथेंटिक डिशेस की थोड़ी माइल्डर वर्जन थी, और उन्होंने नवाब साहब को पेश किया। नवाब साहब को खाना बड़ा पसंद आया। तो नवाब साहब के जो हेड शेफ थे वो उन्हें प्यार से हमेशा बदमाश बुलाया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि आप मसालों के साथ बदमाशी किया करते हैं। तो ये जो नाम है बदमाश कबाबी इज नथिंग, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द शेफ, जो कम रिसोर्सेज में भी और सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए भी नवाब साहब की ख्वाहिशें उन्होंने हमेशा पूरी की। तो इसलिए ये नाम बदमाश कबाबी रखा गया। काफी सोच समझ के रखा आपने नाम, डीप स्टडी के साथ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, इसके लिए एक मिथ है कि कोई भी इस इंडस्ट्री में अगर आता है तो वो अच्छा पैसा बनाता है। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? देखिए, इसमें एंट्री का ना, फूड इंडस्ट्री में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि फूड इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। जो कंप्लायंसेस, जो लाइसेंसेस ऑब्टेन करने होते हैं, जो चाहिए होते हैं एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट नहीं है। वो आराम से लिए जा सकते हैं। तो एंट्री बैरियर ना होने के कारण ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इसमें एंट्री करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होता है, लोगों को ऐसा लगता है। तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो इस इंडस्ट्री को ख़राब करते हैं। उनके रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, 1, 2, 4, 6 महीने में बंद हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली वो पूरी मार्केट को ख़राब कर रहे होते हैं। बिकॉज ऐसा मिथ है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, और ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए या रेस्टोरेंट चलाने के लिए कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंटियर्स से मिलता हूँ, या बहुत सारे न्यूली ओपन रेस्टोरेंट्स अगर कभी जाता हूँ और मैं वहाँ कभी ओनर से कनेक्ट करता हूँ या बात करता हूँ, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी फूड कॉस्ट क्या है, आपके नेट मार्जिन्स क्या हैं, आप आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और एसओपी क्या है। तो वो क्लूलेस रहते हैं चीज़ों के बारे में। उनको पता ही नहीं होता कि रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करने के लिए एसओपीज क्या हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी फूड कॉस्ट क्या है। इवेंचुअली ऐसे लोग
रेस्टोरेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट जो एक किचन के बिहाइंड द फूड प्रिपरेशन जो आपके सामने आ रही है, उसके पीछे किचन की जो पूरी साइंस है, जो पूरा ऑपरेशन है, जो पूरी यूनिट इकोनॉमिक्स है, उनको उसकी नॉलेज ही नहीं होती। और इवेंचुअली उनको कभी पता ही नहीं चलता कि उनका रेस्टोरेंट कब प्रॉफिटेबल है, कब नहीं है, कब होगा, कब नहीं होगा। ना उनको पता होता है इन्वेंट्री लेना कितनी इंपॉर्टेंट है, ना उनको पता होता है कि रेसिपीज़ को स्टैंडर्डाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज उनकी दाल मखनी बनी तो उसकी कॉस्टिंग शायद 150 रुपये, कल उनकी दाल मखनी बनी तो 200 रुपये की थी, क्योंकि शेफ़ का मन ज़्यादा क्रीम डालने का था, उससे ज़्यादा क्रीम डाल दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे की जो पूरी स्टडी है, जो पूरा एक्सपर्टीज़ है, उसको लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई बिलीव। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड इंडस्ट्री व्हेन यू से कि क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन क्या इसको चलाने के लिए किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि वो ज़रूर आनी चाहिए। वो नहीं आती है, इस वजह से आप देखते होंगे कि आए दिन इस शहर में रेस्टोरेंट्स खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। लोकेशन मैटर करता है सबसे ज़्यादा। आई थिंक बहुत सारे लोग शायद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मुझे पसंद नहीं करेंगे ये सुनने के बाद, बट लोकेशन खाने के टेस्ट से भी ज़्यादा मैटर करती है। लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। तभी आपने प्राइम जगह कैप्चर किए हुए हैं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब अच्छी लोकेशन हर कोई चाहता है, लेकिन F&B में लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप बहुत अच्छा खाना बनाएं, लेकिन आप अच्छी लोकेशन पर नहीं है, आप सही जगह पर नहीं है, तो आप कस्टमर तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे, आप कस्टमर को बता नहीं पाएंगे, है ना। बिकॉज आपने तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि कस्टमर्स वहां तक पहुंचे। तो आई थिंक लोकेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन दैट। अभी कितना बड़ा बनने का प्लान है बदमाश कबाबी का? कितना बड़ा? ऑफ कोर्स, मतलब हम चाहते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 years हमारे 100+ आउटलेट्स हों अक्रॉस इंडिया, और 5 years डाउन द लेन उसके बाद ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल एक्सपेंशन करें। हम इंडिया के हर कोने में तो रहें ही, साथ में हम दुनिया के हर कोने में पहुँचें, हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पहुँचें, हम अवधी क्यूजीन को, इस culinary आर्ट फॉर्म को अक्रॉस द ग्लोब, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज में लेकर के जाएं। हम चाहते हैं ऐसा। क्या रीज़न है कि आप हर किसी के टिफिन बॉक्स में बदमाश कबाबी का टेस्ट डालना चाहते हो? रीज़न मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो culinary आर्ट फॉर्म है, जिसको हम लखनवी अवधी क्यूजीन कहते हैं, ये बहुत रिच है, कल्चरली बहुत रिच है, इसकी हिस्टोरिकली बहुत रिच है। लेकिन समहाउ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे इस खाने पर समय की धूल जमती गई, और इस culinary आर्ट फॉर्म को, इस फूड को ना कभी किसी ने अच्छे से प्रमोट नहीं किया। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो जो इंडिया में एंटर कर गए, और वो बर्गर्स और सैंडविचेस और दुनिया भर की चीज़ों के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए, और उनको प्रमोट किया, और हमारे लोगों ने उनको बड़ा लव अफेक्शन दिया, और उनको अच्छा प्रोत्साहन मिला इंडिया में आकर के, एंड दे हैव बिकम वेरी गुड ब्रांड्स। वी टॉक अबाउट ब्रांड्स लाइक बर्गर किंग, ब्रांड्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, दे एंटर्ड इंडिया। बर्गर कोई इंडियन डिश तो है नहीं, मगर उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने उसे खाया, बहुत प्यार दिया, और वो बहुत बड़े ब्रांड्स बने, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स बने इंडिया में। मुझे लगता है कि इस culinary आर्ट फॉर्म को कभी किसी ने वो मुकाम, वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं कि ये ग्रो करे और ये इंडिया के बाहर भी जाए, अक्रॉस द ग्लोब जाए, और लोग इसको पसंद करें, है ना। जब आप किसी से बताते हैं कि आप लखनऊ से हैं, तो लोग तुरंत कहना शुरू कर देते हैं, अरे वाह, टुंडे कबाब, इदरिस की बिरयानी, दस्तरखान, शेखावत की कबाब, है ना, वाहिद की बिरयानी। बिकॉज कहीं ना कहीं लखनऊ जो है वो इज़ वन ऑफ द culinary कैपिटल्स ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही आप लखनऊ या कानपुर की टेरिटरी से बाहर निकलते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि इस खाने को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे शहर में अगर आप सोचें कि मुझे एक अच्छा बटर चिकन खाना है, या एक अच्छा चिकन टिक्का खाना है, या चिकन चंगेज़ी खाना है, तो आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनसे मंगा सकते हो, है ना। अगर हम देहरादून की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें,
दिल्ली में आप सोचो कि मुझे एक अच्छा बटर चिकन खाना है तो भी आपके सामने बहुत सारे नाम आ जाएंगे कि हाँ हम गुलाटी से खा सकते हैं, हैवमोर से खा सकते हैं, दरियागंज से खा सकते हैं, मोती महल से खा सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको देहरादून जैसे शहर में या दिल्ली में फॉर दैट मैटर एक अच्छा गलावटी कबाब खाना है, या अच्छा काकोरी कबाब खाना है, या अच्छा बोटी कबाब खाना है, या फॉर दैट मैटर मोती पुलाव खाना है, तो आपके जहन में नाम आएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड रेस्टोरेंट्स हैं पहले तो जो ये क्यूजीन सर्व कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड। और अगर कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट दैट ऑथेंटिक। वो सिर्फ एक चेक बॉक्स की तरह अपने मेन्यू में क्यूजीन को डाल देते हैं। क्या मतलब है आपका? ऑथेंटिक से मेरा मतलब है कि एक्चुअल जो बिल्कुल रियल प्रिपरेशन होती है वो नहीं कर रहे होते, वो क्विक फिक्स बना करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में दिल्ली में देखा है जहां गलावटी कबाब मिल रहा होता है। मैंने वहां पर एक डिश पढ़ी मेन्यू में जो पढ़ के मुझे काफी हंसी आई, वो थी चिकन गलौटी कबाब। अच्छा। गलौटी कबाब, ये जो शब्द है जिसको हम गलौटी कहते हैं या गलावटी कहते हैं, ये कबाब में इसलिए इस्तेमाल होता है बिकॉज ये कबाब जो होते हैं बिल्कुल मेल्ट इन माउथ होते हैं। इनको गलाया जाता है और इनको गलाने के लिए टेंडराइजर की तरह रॉ पपाया को यूज किया जाता है। इसमें रॉ पपाया यूज होता है मिंस्ड मीट को, जो आपका मटन का पायता है, जो कीमा है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से गला करके मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। चिकन तो अपने आप में खुद इतना सॉफ्ट होता है, अगर मैं चिकन में रॉ पपाया डाल दूं तो पानी की तरह बह जाएगा थोड़ी देर में। तो गलावटी कबाब तो बेशक चिकन के बन ही नहीं सकते। अगर कोई रेस्टोरेंट को खिला रहा है और लोग खा रहे हैं ये सोचकर कि ये गलौटी कबाब है, तो बेवकूफ बन रहे हैं और वो रेस्टोरेंट ने बड़े प्यार से बेवकूफ बना रहा है। तो मैंने रेस्टोरेंट देखे हैं जहाँ पे मेन्यू में चिकन गलावटी कबाब होता है। आप लखनऊ में जरा घूम कर देखिए, आपको कभी चिकन गलावटी कबाब नहीं मिलेगा, क्योंकि चिकन गलावटी कबाब जैसी कोई चीज होती नहीं। तो ऑथेंटिसिटी से मेरा मतलब है कि कितना ज्यादा आप जो रियल प्रिपरेशंस हैं, जो पुराने जमाने से, जो 200-300 साल पुरानी रेसिपीज हैं, 400 साल पुरानी रेसिपीज हैं, कितनी डेलीजेंटली वो फॉलो हो रही हैं, कितनी ऑथेंटिकली वो फॉलो हो रही हैं, वही ऑथेंटिसिटी है। हम बदमाश कबाबी में कोशिश करते हैं कि हम जो रेसिपीज हैं हमारी वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहें। जो पुरानी प्रिपरेशन की पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं, ये गलाने के लिए उसमें टेंडराइज करने के लिए रॉ पपाया का यूज़ हो, अर्दननेस लाने के लिए उसमें पान की जड़ डाली जाए, खस की जड़ डाली जाए, खुशबू लाने के लिए उसमें मीठा इत्र, केवड़ा और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाएं, तो हम उस ऑथेंटिक प्रिपरेशन को प्रिपेयर करके अपने कस्टमर्स तक फूड को देते हैं, है ना, ताकि उन्हें वो असली जायका, वो स्वाद जो वाकई लखनऊ का है, वो उन्हें मिले और उन तक पहुंच पाए। जैसे आपका एक ये था कि आप 100+ नेक्स्ट 5 ईयर में आउटलेट्स ओपन करना चाहते हो, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रहती है आपकी इस अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए? आपको इंटरनेशनल भी जाना है, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके लिए आपकी? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारी जो रहती है, मतलब वी डिवाइज इट ऑन मल्टी लेवल्स। पहले तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की मार्केटिंग्स करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग्स में ऑफ कोर्स डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल है, जहां पर हम ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, जहां पर हम अपनी फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। एंड बहुत हद तक हम कस्टमर्स को हम इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कंटेंट, इस तरह के एंगेजमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां पर हम कस्टमर को ये बता पाएं कि ये प्रिपरेशंस जो हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं। हम उन्हें लखनऊ के किस्सों से जोड़ते हैं, हम उन्हें डिशेस की इन्वेंशंस के बारे में बताते हैं। सो वी ट्राई टू क्रिएट अ कंटेंट विच हेल्प्स कस्टमर टू अंडरस्टैंड द क्यूजीन, बिकॉज कस्टमर किसी चीज़ से तभी रिलेट कर सकता है जब वो उस चीज़ को समझ पाए। जब मैं देहरादून नया नया आया था और यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था वे बैक इन 2020, तो ऐसा कई बार होता था कि जब कस्टमर्स आते थे और वो गलावटी कबाब खाते थे तो पूछते थे कि इसके साथ मेयोनीज नहीं मिलती है क्या? अच्छा। क्योंकि वो उतने एक्सपोज नहीं थे, उनको उतना एक्सपोजर नहीं था, उनको उस क्यूजीन की उतनी समझ नहीं थी। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एजुकेट पीपल। तो धीरे धीरे जब लोग एजुकेट हुए इस क्यूजीन के बारे में, तब उन्होंने उसको और खाना शुरू किया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी और लोगों ने उसको पसंद किया, लोगों ने उसे प्यार दिया। तो अभी भी हमारा जो इंटेंशन है वो यही रहता है कि हम
ऐसा कंटेंट क्रिएट करें हम कस्टमर्स को जो रिलेट कर पाए लोगों से, कस्टमर सेंसिटाइज हो, उसकी अवेयरनेस बढ़े, उसका एंगेजमेंट बढ़े इस फूड में, इस डेलिकेसी में। इसके अलावा डेफिनेटली ऑफलाइन मोड्स ऑफ मार्केटिंग भी यूज़ करते हैं हम। डिफरेंट इवेंट्स जो कि लोकल लेवल पे देहरादून में या फिर नेशनल लेवल पे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, हम उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 2-3 years, जहाँ पर एक बड़े मार्केट में यू गेट एन एक्सपोजर, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को, आप लाखों लोगों को अपने ब्रांड की विजिबिलिटी दिखाते हो, आप अपने फूड को टेस्ट कराते हो, आप उन्हें समझाते हो कि आपका फूड कितना अच्छा है, कितना यूनिक है। तो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी हमारी रहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना अच्छा खाना पहुंचा सकें, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें इस क्यूजीन के बारे में। इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे मिथ्स हैं, थोड़ा उनको अनकवर करते हैं। जैसे इस पे एक मिथ है कि अगर अपने कैफ़े में या फिर अपने रेस्टोरेंट में सब कुछ सर्व करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे एंड मोर कस्टमर मोर प्रॉफिट। सबको सर्व करते हैं, आपका मतलब मल्टी क्यूजीन। श्योर। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है ही कि लोगों को ये लगता है कि जितना बड़ा मेन्यू होगा उतने ज्यादा कस्टमर बेस को हम सर्व कर पाएंगे, और जितने ज्यादा कस्टमर बेस को हम सर्व कर पाएंगे उतने ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर्स उतना प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका फ्लिप साइड मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप एक ऐसे रेस्टोरेंट या कैफे की बात करते हो जहां पर आप इंडियन, एंड अगेन व्हेन आई एम सेइंग इंडियन में भी आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सारी डिशेस रखते हो, देन आप चाइनीज रखते हो, उसके बाद आप उसमें मे बी इटालियन भी इंक्लूड करते हो, कॉन्टिनेंटल डिशेस भी डालते हो। तो जब आप उतना बड़ा इलैबोरेटेड मेन्यू बनाते हैं तो सबसे पहले तो बिहाइंड द सीन्स जो आपका किचन है वहां पर आपकी मैन पावर कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज यू नीड टू हैव डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट क्यूजीन्स। तो सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी कॉस्ट है, जो आपकी मैन पावर कॉस्ट है, वो सर्च करेगी, वो इंक्रीज करेगी। वो इंक्रीज इस वजह से करेगी क्योंकि आपको हर वैरायटी ऑफ क्यूजीन के हिसाब से मैन पावर डिप्लॉय करना पड़ेगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी आप उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे। आपके पास इंडियन खाने के लिए प्याज और टमाटर और वो सारी चीज़ें तो होंगी, एट द सेम टाइम आपके पास पिज़्ज़ा बेस भी होगा, आपके पास बर्गर बन्स भी होंगे, आपके पास सैंडविचेस के लिए जंबो ब्रेड्स भी होंगी। आपका जो रॉ मटेरियल है जो आप प्रोक्योर करते हो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल उतनी ज़्यादा वेस्टेज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इवेंचुअली आप ये रियलाइज करोगे कि बड़ा मेन्यू रखने से ज़्यादा मैन पावर हो रही है। ज़्यादा मैन पावर हो रही है तो ऑफकोर्स उस मैन पावर की सैलरीज भी बढ़ेंगी, उस मैन पावर का खुद का जो खाना पीना होगा वो भी बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम आपके वेस्टेजेस भी बढ़ेंगे, है ना। एंड यू विल नेवर बी एबल टू पोजिशन योर सेल्फ और ब्रांड योर सेल्फ एज अ स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट, है ना। मतलब आपके पास चलते फिरते लोग कुछ भी आ जाएंगे खाने के लिए कि हाँ चलो गुजर रहे हैं तो खा लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरे पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो कबाब्स, बिरयानी, ये सारी चीज़ें खाने के लिए आता है, एंड दे से इट क्लियरली, उनका माइंड भी बहुत क्लियर रहता है, उनको पता होता है कि हम बदमाश कबाबी जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली आप डोमिनोज जाते हो, क्यों जाते हो? आप डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हो, आप बर्गर किंग बर्गर खाने के लिए जाते हो, है ना, आप KFC फ्राइड चिकन खाने के लिए जाते हो। तो ये जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं आप देखो कि ये सारे स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स हैं, या जितने भी ब्रांड्स फॉर दैट मैटर हैं जो बहुत बड़े ब्रांड्स बने, उन्होंने एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड क्यूजीन को पकड़ा और उसमें ही खुद को फ्लरिश किया और एक्सेल किया। अगर आप सबको सब कुछ खिलाना चाहोगे तो यू विल रियलाइज दैट यू विल नेवर बी एबल टू पोजिशन योरसेल्फ एज अ वेरी नीश और अ स्पेसिफिक ब्रांड, है ना। आप लोगों को चावल दाल भी खिला रहे हो, आप दाल मखनी भी खिला रहे हो, आप बर्गर, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, शेक्स, फ्राइज भी खिला रहे हो, आप नूडल्स, मंचूरियन, चिली पनीर भी खिला रहे हो। सो इन शॉर्ट आपकी स्पेशलिटी कुछ नहीं रह गई। आप किसी स्पेसिफिक डेलिकेसी के लिए जाने नहीं जाओगे जब आप सबको सब कुछ सर्व करते रहोगे तो, है ना। जैसे
आप मामा को तो पैन एशियन खाने के लिए जाते हो, आप सोसुरु पैन एशियन खाने के लिए जाते हो, आप आमा कैफे कॉन्टिनेंटल फूड खाने के लिए जाते हो, आप इन ब्रांड्स के पास जाते हो, ये देहरादून के बहुत फेमस एंड गो टू ब्रांड्स हैं, तो आप इस वजह से जाते हो बिकॉज आपको पता है कि यहाँ ये चीजें अच्छी मिलती हैं क्योंकि ये यही बनाते हैं सिर्फ। आप मामा कुतो में जाकर के दाल मखनी तो नहीं खा सकते क्योंकि वो बनाते ही नहीं, यू नेवर आस्क फॉर इट। तो कस्टमर बहुत क्लियर माइंडसेट से आता है कि मुझे क्या खाना है, और जब उसे वो चीज खानी होगी तो आपके पास ही आएगा क्योंकि आप उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। तो ये आपका जो ब्रांड का परफेक्शन भी होता है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप एक स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट रहेंगे rather than a generic one जो सब कुछ बना रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने आपको मैन पावर वाला एस्पेक्ट बताया कि आपकी मैन पावर कॉस्ट, वेस्टेज, ये सारी चीजें। इसके अलावा और भी मिथ्स हैं? बहुत सारे मिथ्स हैं, बताइए आप किन मिथ्स के बारे में जानना चाहते हैं? आप करिए थोड़ा अनकवर। आई थिंक एक तो सबसे बड़ा मिथ यही होता है, लोगों को लगता है कि फूड कॉस्ट जो है वो 30% है, उसके बाद जो है वो पैसा ही पैसा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ऐसा नहीं है। आई थिंक मेन्यू क्या होगा, कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन द फूड कॉस्ट, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर हम बात करें कि 30% फूड कॉस्ट, क्या ये बात सच है? बाकी प्रॉफिट होता है? यस, आपके ग्रॉस मार्जिन अराउंड 70% होते हैं, लेकिन उसके बाद आपके रेंटल्स, हीट, लाइट, पावर, सैलरीज, पैकेजिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो उसके अंदर मौजूद हैं, जिसका ध्यान आपको देना पड़ता है, राइट। मेन्यू बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अक्सर लोगों को लगता है ना कि लंबा मेन्यू तो ऑर्डर आने का लाइक्लीहुड बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर मेन्यू बहुत ज्यादा लंबा है तो कस्टमर की एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ जाएगा। आपके पास अगर लिमिटेड सेट ऑफ चीजें हैं तो कस्टमर बहुत क्लियर है कि उसको क्या ऑर्डर करना है। वीजा वीज जब आप एक उसको बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा सा मेन्यू पकड़ा देते हो और वो पलटता ही रहेगा और वो सोचता ही रहेगा बहुत देर तक कि उसे क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है ना। तो ये भी एक मिथ है कि बड़ा मेन्यू इसका मतलब कि ज्यादा ऑप्शंस कस्टमर को, और ज्यादा ऑप्शंस मतलब लाइक्लीहुड ऑफ कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। लाइक्लीहुड ऑफ कन्वर्जन तब बढ़ेगा जब आप सिलेक्टेड लिमिटेड सेट ऑफ आइटम्स के साथ अच्छा खाना दोगे कस्टमर को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ गलावटी कबाब बनते हैं या बोटी कबाब बनती है, फॉर दैट मैटर। बोटी कबाब इज अ डिश। हम बोटी कबाब को वो एक स्पेसिफिक आइटम बनाया हमने। अब हमने उसके साथ एक उल्टे तवे का पराठा या रुमाली रोटी दे दी, उसको एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया। तो पहले वो कबाब सेक्शन में एज कबाब्स है, देन हमने उसको एक रोटी के साथ ऐड करके उसका एक कॉम्बो भी बना दिया। एंड एट द सेम टाइम अगर कस्टमर रोल खाना चाहता है, कई बार लोग नहीं चाहते कि उनके हाथ गंदे हों, मैसी हों, वो थोड़ा फिंगर फूड खाना चाहते हैं ऑन द गो, कि खाते हुए निकल जाएं या पैक करा लें और खाते खाते ड्राइव कर लें, तो हम उस चीज़ का रोल भी बना के दे देते हैं। तो रोल्स की कैटेगरी में भी आ गया। तो सिर्फ एक आइटम था, उसको हमने मेन्यू में 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो आई थिंक मेन्यू री इंजीनियरिंग इसे कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मेन्यू की डिजाइनिंग में कि आप कैसे सिलेक्टिव सेट ऑफ लिमिटेड आइटम्स के साथ उसकी प्रेजेंटेशन मेन्यू में ऐसे करो कि वो कस्टमर के लिए अलग अलग SKU, एक अलग अलग आइटम बने। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा मेन्यू होने से ज़्यादा क्रूशियल या लंबा मेन्यू होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग की जाए। आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। हाँ, मैंने कई ब्रांड्स को ऐसे देखा है जिनको अपनी फूड कॉस्टिंग का पता नहीं, मतलब वो सॉस मंगवा रहे हैं रैप ब्लिंकिट से। जब कस्टमर आ रहा है तो कोई पनीर लेने जा रहा है वो, हाँ मैंने देखे हैं ऐसे ब्रांड्स। एब्सोल्युटली। और फिर वो 6 महीने में बंद। ट्रू, बिल्कुल सही। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री बैरियर नहीं है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, और लाइसेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट नहीं है। उस वजह से कोई भी आराम से रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और खोल लेता है। अब अगेन जब लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में अच्छे से इन डिटेल, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसका नौकरी में मन नहीं लग रहा होता है, वो सोचता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल दूं और मैं उससे बहुत पैसे कमाऊंगा। ना ही उसका फोकस होता है, ना ही उसको किचन की साइंस पता होती है, ना ही उसको अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स पता होती है ना। वो
बस एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं, उनको लगता है कि कस्टमर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद से हम पैसे कमा रहे होंगे। बट अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको आपके फूड की कॉस्ट ही नहीं पता तो आपको कभी यही नहीं पता चलेगा कि आपका ब्रेक इवन क्या है ना। आप कितनी सेल करनी है कि ताकि आप अपने सारे एक्सपेंसेस मीट कर सकें, आपको नहीं पता। कितनी सेल करनी है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकें, आपको नहीं पता। वो एक डार्क रूम की तरह होता है, मतलब वी ऑलवेज से दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ डार्क कैट इन अ डार्क रूम वेयर देयर इज नन। तो वो एक ऐसी कैच 22 सिचुएशन होती है कि जो रेस्टोरेंट रन कर रहा है उसको खाने या खिलाने का बड़ा शौक है, इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट खोल दिया है। उसको ये भी नहीं पता, उसको यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं पता कि उसकी फूड कॉस्ट क्या है उसके डिफरेंट डिशेस की। उसको ये भी नहीं पता कि किन डिशेस में उनके मार्जिन्स कैसे हैं। उसे ये भी नहीं पता कि मेरी फूड कॉस्ट ऑप्टिमाइज कैसे होगी। और उसने बस शौक में एक रेस्टोरेंट खोल दिया। जैसा आपने कहा कि ब्लिंकिट से सॉस आ रही है और अगर कोई कस्टमर पनीर का ऑर्डर देने आया तो बगल की दुकान से जा करके पनीर खरीद करके आ रहा है। तो ये बहुत कॉमन है। दिस इज़ अ वेरी वेरी common problem that people think that you do not require any specific skill set to open a restaurant। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए बस खाना खिलाने का शौक होना चाहिए। मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ और इसलिए ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। वैसे रेस्टोरेंट उतनी ही जल्दी बंद होते हैं जितनी जल्दी खुलते हैं। आप इस शहर में देखिए कितने रेस्टोरेंट्स खुले और कितनी जल्दी बंद हुए। आप हो खाने के शौकीन? हाँ, काफ़ी। आप इस बिजनेस में पहले से थे? नहीं, बहुत ज़्यादा पहले से तो नहीं थे, बट मेरे फ्रेंड्स थे जो इस बिज़नेस में थे और मेरा उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड होता था। काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशंस होते थे उनके मेन्यू को लेकर के, फूड को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, फूड कॉस्ट को लेकर के। तो काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी इस चीज़ की कि ये कैसे ऑपरेट होता है, क्या लॉजिक्स हैं, क्या साइंस है किचन में, उन चीज़ों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था। अभी कितने लोगों की टीम है आपकी? अगर मैं अपने टोटल टीम साइज की बात करूं तो देयर मस्ट बी अराउंड 60-70 पीपल अराउंड। 60-70? हाँ जी। किस तरह से मैनेज करते हो आप इन लोगों को? ऑफ कोर्स डिफरेंट लोकेशंस की डिफरेंट टीम्स हैं एंड जहाँ पर हमारे लोग होते हैं वहाँ पर देयर इज अ एरिया हेड जो कि सारे रेस्टोरेंट मैनेजर्स, तो पूरी हायरार्की होती है। किचन की हायरार्की होती है, फ्रंट ऑफ द हाउस की हायरार्की होती है। जो शिफ्ट्स को मैनेज करने के लिए शिफ्ट मैनेजर्स होते हैं। शिफ्ट मैनेजर्स रेस्टोरेंट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करता है। एरिया मैनेजर सारा डेटा हमारे साथ शेयर करता है ऑन डे टू डे बेसिस। उस डेटा को हम अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। कहीं पर हमें कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा होता है कि कहीं फूड कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, या हमें कहीं पे कोई रेड फ्लैग नज़र आता है कि कहीं पर मैन पावर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या रेंटल ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़, तो हम उसको फिगर आउट करते हैं, डी कोड करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है कॉस्ट फूड की? नहीं, फूड कॉस्ट तो लोकेशन टू लोकेशन वेरी नहीं करती। रीज़न भी हमारे सप्लायर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं और हम यूजुअली जब अपने सप्लायर्स के साथ काम करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक रेट पर, एक फिक्स रेट पर उनके साथ साल भर के लिए एक अग्रीमेंट साइन करके काम करते हैं। तो फूड कॉस्ट इज समथिंग जो लोकेशन टू लोकेशन वेरी नहीं करती। 1-2% कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि अगर कहीं पर ऑफ कोर्स सेल्स का वॉल्यूम कम होगा तो वहाँ फूड कॉस्ट ज़्यादा होगी। सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फूड कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाती है। तो उन चीज़ों पे थोड़ा बहुत वेरिएंस आ सकता है, बट बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ तो नहीं, लोकेशन टू लोकेशन फूड कॉस्ट पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये अभी आपके जो ये है फूड मेन्यू में कितने हैं आइटम्स ऑल टोटल? और अगर मैं बोलूँ कि आइटम्स कितने, तो शायद 20 होंगे, बट आप पूछोगे कि उन्हें मेन्यू में दिखाने के बाद वो कितने बन जाते हैं, तो वो लगभग 80-90 होंगे। 80-90? हाँ जी। ओके। तो अभी आप फॉरेन के लिए भी प्लान कर रहे हो कि हम लोग इंटरनेशनल में भी करेंगे सेम मेन्यूज के साथ, या फिर कुछ नया करेंगे क्योंकि स्पाइसी है तो वहाँ पे जो ऑडियंस होगी? आई थिंक हमारी रेसिपीज सारी स्टैंडर्डाइज हैं, बट इवेंचुअली डिपेंड करेगा कि अगर जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इंटरनेशनली ग्रो कर सकें या हम किसी दूसरी कंट्री में अपनी प्रेजेंस बना सकें, तो वहाँ के टेस्ट पैलेट को, वहाँ की ईटिंग हैबिट को समझना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ मीट डू पीपल प्रेफर,
यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्पाइसेस, उनका टेस्ट पैलेट कैसा है, वो कितना स्पाइसी खा सकते हैं, है ना। मतलब मैंने भी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। आई ऑल्सो रियलाइज, जैसे अगर मैं बात करूँ रशिया में लोग बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, यू डू नॉट गेट एनी स्पाइस। मतलब मेरे को याद था कि व्हेन आई वाज इन रशिया, जब मैं वहाँ गया था, तो मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था खाना खा पाना, क्योंकि एज एन इंडियन हमारी आदत होती है थोड़ा चटपटा खाना खाने की। तो जब आप 10 बार किसी रशियन को रेस्टोरेंट में बोलोगे कि आपको स्पाइसी खाना, आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए, थोड़ा स्पाइसी चाहिए, थोड़ा स्पाइसी चाहिए, तो ऑल व्हाट दे विल डू इज कि थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक उसके ऊपर डाल देंगे और आपको दे देंगे। दिस इज द मैक्स दैट दे विल डू। तो वहाँ का टेस्ट पैलेट बिल्कुल अलग है। तो वील डेफिनेटली फाइंड आउट एंड फिगर आउट कंट्रीज, अगर जब हमें कभी इंटरनेशनल एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम ऐसे शहर, ऐसी कंट्रीज, ऐसी जगहें ढूंढेंगे जहाँ पर हमारा फूड जो है वो थोड़ा रिलेटेबल हो, उस पैलेट को पसंद किया जा सके, और थोड़ा कस्टमाइजेशन तो डेफिनेटली होगा ही हर जगह के हिसाब से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपका कॉम्पिटिटर है इस पे कोई लगता है आपको कि आपको आगे जाके इस ब्रांड के संग थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मे बी, या फिर अपने आप कंपटीशन को कैसे देखते हो? देखिए, कंपटीशन को एनालाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वो हर कोई करता है, हम भी करते हैं। मैं देहरादून में ऐसे ब्रांड्स भी जानता हूँ जो खुले हमारे मेन्यू को कॉपी करके। मैं ऐसे ब्रांड्स जानता हूँ देहरादून में जो कि आई विल नॉट टेक नेम, बट अपने लॉन्च के दिन हमारा मेन्यू हाथ में लेकर के कस्टमर को रेट बता रहे थे। अच्छा। मैंने ऐसे रेस्टोरेंट्स भी देखे हैं खुलते हुए देहरादून में। हमारी पूरी क्यूजीन को कॉपी किया, हमारे पूरे मेन्यू को कॉपी किया, और लॉन्च के दिन हमारा मेन्यू देख करके लोगों को प्राइस लिस्ट बता रहे हैं। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कंपटीशन के बारे में अवेयर रहो, कंपटीशन के बारे में अपने आप को अपडेटेड रखो, लेकिन फोकस अपने आप को इम्प्रूव करने पे रखो, है ना। मतलब अगर कोई कंपटीशन है और कोई कंपटीशन ओपन हुआ है, तो मैं उसकी दुकान तो बंद करवा नहीं सकता, 100%। ना ही मैं किसी को रोक सकता हूँ कि प्लीज प्लीज वहां मत जाओ, मेरे पास आओ, उसका खाना मत खाओ, मेरा खाना खाओ। मैं ये भी नहीं कर सकता। हाँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, और मेरे कंट्रोल में ये है कि मेरे पास जो है मैं उसको सबसे अच्छा खाना सर्व करूँ। मेरे जो कस्टमर्स हैं मैं उनको अच्छा टेस्ट, अच्छा फ्रेश फूड, अच्छी क्वालिटी के साथ सर्व करूँ। तो मैं कंपटीशन के बारे में अवेयर रहना चाहता हूँ हमेशा। जब भी कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है जिसका क्यूजीन हमारे क्यूजीन से थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहा होता है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ खाना खाता हूँ, फूड टेस्ट करता हूँ, लेकर के भी आता हूँ, अपने स्टाफ को भी टेस्ट कराता हूँ, अंडरस्टैंड और एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या अच्छा है, या फिर इसका टेस्ट पैलेट, स्पाइस ब्लेंड कैसा है, फूड कैसा है, ये सब समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि हम अपने खाने को कैसे टेस्टी बनाएं, अपनी सर्विस और कैसे इम्प्रूव करें, अपनी सर्विस और कैसे क्विक करें, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में है ना। मैं किसी की दुकान बंद नहीं करा सकता, मैं किसी की दुकान खुलने से नहीं रोक सकता, और मैं किसी कस्टमर को उसके पास जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन मैं अपने रेस्टोरेंट पे फोकस करके अच्छा खाना बना सकता हूँ, अच्छा खाना दे सकता हूँ, और कस्टमर जब आए तो उसको अच्छा खाना सर्व कर सकता हूँ, है ना। तो मेरा मानना है कि कंपटीशन के बारे में अवेयर रहो, अपडेटेड रहो, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके या उसके बारे में परेशान होकर के कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर ये है कि आप अपने फूड और अपने मेन्यू और अपने बिजनेस पे फोकस करो। अभी तक बेस्ट रिव्यू क्या मिला आपको फ्रॉम कस्टमर्स? बेस्ट रिव्यू फ्रॉम कस्टमर क्या मिला है? बहुत सारे रिव्यूज़ मिले हैं आज तक। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि मतलब आई हैव हैड कस्टमर्स जो लगभग 6-8 महीने तक, साल भर तक विदाउट एनी फेल रेगुलरली हमारे पास आए हैं। और सबसे अच्छा रिव्यू मैं कहूँगा शायद एक बार, मतलब जो मुझे लगता है अभी मोस्ट रिसेंटली जो मुझे याद आता है वो वही है कि एक कपल है एंड दे आर अबाउट टू गेट मैरिड, और वो हमारा खाना बहुत, दे हैव बीन ईटिंग आवर फूड सिंस ऑलमोस्ट लास्ट 4 years। हमारे बड़े रेगुलर कस्टमर्स हैं, हमारा खाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो नाउ दे आर गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ नवंबर, probably next month. तो अगेन दैट कपल केम टू आवर रेस्टोरेंट एंड दे आने से पहले उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की थी। दे
wanted to meet me and give me the card for their wedding. And that girl wanted कि हम उनकी शादी में बदमाश कबाबी का एक लाइव काउंटर सेटअप करें. So I said कि sure we do that because हमारे there is one line of business in which we do caterings, house parties, birthday parties, weddings, जितने भी special occasions हैं उसमें हम live counters वगैरह सेटअप करते हैं आपके occasion को और ज़्यादा delicious और memorable बनाने के लिए. So I said कि yeah we do that. So the boy said कि अरे ठीक है इतना भी क्या ज़रूरी है मतलब हम तो यहाँ आते ही रहते हैं हम खा लेंगे. एंड जो वो लड़की थी she got furious and she said अगर मुझसे शादी करनी है तो बदमाश कबाबी का लाइव काउंटर हमारी शादी में होना चाहिए वरना किसी और को ढूंढ लो. So we just burst out of laughter. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा that people are so particular about कि इतना पसंद है किसी को हमारा खाना कि वो इतना पर्टिकुलर है कि वो 4 साल से हमसे जुड़ा हुआ है और वो अपनी शादी में चाहता है कि हमारा लाइव काउंटर सेटअप हो. आई थिंक ये बहुत अच्छा लगा मुझे. मतलब आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. एंड मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये फैक्ट बताऊं कि आमतौर पे लोग हमारे ब्रांड को बिल्कुल एक कोर नॉन वेजिटेरियन ब्रांड की तरह अज्यूम करते हैं. जो उनकी लोगों की इमेज है उनको लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिलता है बट ऐसा नहीं है. हमारे पास वेजिटेरियन फूड भी मिलता है. एंड ये जिस कपल की मैं बात कर रहा हूँ बोथ ऑफ देम आर वेजिटेरियंस. सो वो हमारे मशरूम गलावटी कबाब और हमारे वेज गलावटी कबाब के लाइव काउंटर सेटअप कराना चाहते हैं. तो वी हैव लॉट ऑफ वेजिटेरियन डिशेस आल्सो इन आवर मेन्यू. तो मतलब और अच्छा लगा ये जानकर कि चलो हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड तो हर कोई अप्रिशिएट करता ही है जो खाने आते हैं या जहाँ पर हम केटरिंग्स या पार्टीज करते हैं दे लव आवर फूड. लेकिन हमारे वेजिटेरियन फूड को भी लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं कि अगर वो ना हो तो लोग को शादी करने से मना कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई हैव एवर हैड. वर्ड्स क्या है अभी तक? वर्ड्स तो बहुत मिलते हैं. मतलब जब आप रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ और मुझे खाना अच्छा लगे तो मैं बिना कहीं नहीं आता. मैं ज़रूर उसको बता करके आता हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एक अच्छी डिश को बना के अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके कस्टमर को देने में हाउ मच ऑफ एफर्ट गोज इन. तो आमतौर पे क्या होता है लोगों को बुरा लगता है तो लोग तुरंत आकर के बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं था, बुरा था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था. लेकिन जब लोगों को अच्छा लगता है तो बहुत रेयर होता है कि कोई आकर के आपको कहे और आपकी तारीफ करे. है ना. तो मेरे को लगता है कि बुरा बोलने के लिए तो बहुत लोग हैं बट अगर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी हमें सुन रहे हो देख रहे हो कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली जस्ट टॉकिंग अबाउट माई रेस्टोरेंट. आप कहीं पे भी खाने जाओ अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ टेक आउट अ मोमेंट जाकर के मैनेजर को या शेफ को बुलवा करके जस्ट कॉम्प्लीमेंट देम एंड टेल देम कि ये बहुत अच्छा था या ये बहुत डिलिशियस था. इट गिव्स अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग. सबको बड़ा अच्छा लगता है चाहे वो शेफ हो या वो मैनेजर हो या उस रेस्टोरेंट का ओनर हो. उनको एक बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है जब कोई स्पेसिफिकली आकर के उनके खाने की तारीफ करता है. तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है. बाकी बुरे रिव्यूज, बुरे कॉम्प्लीमेंट्स तो बुरे नहीं होते. तो बुरे रिव्यूज और कंप्लेंट्स तो कस्टमर्स आ करके कहते ही हैं, देते ही हैं. यू कांट हेल्प इट बिकॉज आई थिंक ऐसा खाने का ब्रांड हु कैन सेटिस्फाई एवरीवन इन द वर्ल्ड इज येट टू बी बॉर्न. अभी तक तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं हुआ है. एंड आई थिंक अभी पता नहीं कब होगा. अभी तक तो नहीं है और शायद पता नहीं कब होगा या होगा भी नहीं. क्योंकि टू सेटिस्फाई एवरीबॉडीज टेस्ट, पैलेट, क्रेविंग्स एंड एक्सपेक्टेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप इस मॉडल को फ्रेंचाइजी में लेके जाओगे आगे जाके? हाँ जी, हमने स्टार्ट कर दिया है. वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट टू फ्रेंचाइजी मॉडल. क्या प्राइस है एक फ्रेंचाइजी? वो अलग अलग प्राइजेस हैं. डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल में जाना चाहते हो. हम एक QSR टाइप का मॉडल भी करते हैं जो हम फूड कोर्ट्स में देते हैं. देन वी हैव अ कैजुअल डाइन इन रेस्टोरेंट ऑल्सो जहाँ पे प्रोबेबली आप एक 700-800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह पे बदमाश कबाबी को बनाना चाहते हो, डाइन इन क्रिएट करना चाहते हो. एंड देन वी हैव अ फाइन डाइन मॉडल ऑल्सो जहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आप रेस्टोरेंट ऑपरेट करना चाहते हो या खोलना चाहते हो और लोगों को एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस देना चाहते हो. तो तीनों कैटेगरीज के प्राइजेस अलग हैं. तीनों कैटेगरीज के इंटीरियर्स वगैरह सारी चीज़ों की कॉस्ट अलग है. ओके. तो बेयर मिनिमम कितना जाता है ये?
आई थिंक बेयर मिनिमम अगर आप एक QSR फूड कोर्ट वाले मॉडल को स्टार्ट करना चाहते हो तो रफली इट गोज अराउंड समवेयर बिटवीन 20 to 25 lakhs जैसा, जिसमें विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, द फ्रैंचाइज फी, द entire setup, the kitchen setup, the front facade, counters, mechanical, electrical, civil, plumbing, designing, everything, packaging, licenses, सब कुछ, if you include everything, then also it goes somewhere between 20 to 25 lakhs. ओके, तो फ्रेंचाइजी में लोग मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ट्रू, बिल्कुल। ठीक है, अभी तक आपके जितने आउटलेट्स हैं, जितने फ्रेंचाइजी मॉडल में गए हैं, कई कंप्लेंट्स आई आपको? देखिए, आम तौर पे जो लोगों के पेन पॉइंट्स होते हैं ना फ्रेंचाइजी बिजनेस में, पहले तो ये होता है, मैं आपको बताऊं कि हम फ्रेंचाइजी को लेकर के बहुत बहुत पर्टिकुलर है। फ्रेंचाइजी मॉडल्स में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादातर जो इश्यूज आते हैं, वो ये आते हैं कि कोई भी कस्टमर, मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर जो फ्रेंचाइजी ले रहा होता है, उसको फूड बिजनेस का उतना आइडिया नहीं होता। एंड आई कंप्लीटली अग्री टू इट, और मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे होता तो शायद वो अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता। वो फ्रेंचाइजी इसीलिए लेता है क्योंकि आपके अपने सेट स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, SOPs हैं, जो कि आप वहां पर डिप्लॉय करोगे और उसको सिखाओगे, राइट? तो मेरे को लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को फूड की नॉलेज नहीं भी है, F&B की नॉलेज नहीं भी है, और वो एक फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, बिकॉज लोगों को कई बार लगता है कि यार हमें 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जैसी कॉस्ट फ्रेंचाइजी फी में देनी होती है, और हम फ्रेंचाइज फी देते हैं, क्यों दें हम? ये क्या रीज़न है? तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि ये रीज़न कुछ नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमने अपने 3, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल की जर्नी में बहुत सारी गलतियां की होती हैं। जब हम अपने रेस्टोरेंट स्क्रैच से ओपन करते हैं, हमने बहुत सारी गलतियां की होती हैं, और बहुत सारी गलतियां करके बहुत कुछ सीखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हमसे गलतियां नहीं होती, अभी भी होती हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि जो गलत है और हम वो नहीं करते हैं। ऑलरेडी हम अपनी चेकलिस्ट बना चुके हैं, ये गलतियां हम कर चुके हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि वो जो फ्रेंचाइज फी है ना, उसको एज अ लर्निंग कॉस्ट देखना चाहिए कि भाई जो गलतियां हमने की हैं, हम वो गलतियां आपसे नहीं होने देंगे, इस वजह से हम एक फ्रेंचाइज फी चार्ज करते हैं किसी से भी। बिकॉज अगर आप स्क्रैच से एक रेस्टोरेंट खोलोगे और आप उसको एक ब्रांड बनाओगे, उस पूरे प्रोसेस में आप जो गलतियां करोगे, अगर उसकी कॉस्ट देखोगे तो वो 6-8 लाख रुपए से कहीं ज्यादा होगी। यू विल एंड अप स्पेंडिंग 25-50 lakhs, एज 20-25 लाख रुपए आप अपने लगाओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये सोशल मीडिया एजेंसी सही नहीं थी, ये लोकेशन सही नहीं थी, या हमारी रेसिपी स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाई, तो बहुत सारी चीज़, हमारी फूड कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो बहुत सारी गलतियाँ जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हो, आप उससे चीज़ें सीखते हो। तो सिमिलरली कोई फ्रेंचाइजी इस वजह से लेता है, या कोई किसी को फ्रेंचाइज फी इस वजह से देनी पड़ती है, बिकॉज हमने वो गलतियां टाइम से की, हमने वो गलतियां करके चीज़ें सीखी, और सीखने के बाद हम अब वो गलतियां आपको नहीं करने देंगे, राइट? तो फ्रेंचाइजी में ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम पहले आती है कि लोग मतलब एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता है कई बार जिसने फ्रेंचाइजी लिया उसको ये लगता है कि मैंने तो ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, अब सेल्स अपने आप आएगी, मैं मार्केटिंग करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एफर्ट्स लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने एक फ्रेंचाइजी भी ली है तो आपको यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको मार्केटिंग के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे, आपको कस्टमर्स के साथ कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना होगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बैक एंड के ऑपरेशन समझने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जो कि आम तौर पे मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हमने फ्रेंचाइजी ले ली तो हमारी फ्रेंचाइजी खुद ब खुद अपने आप चलेगी, बट ऐसा नहीं होता। कई बार मैंने देखा है कि लोकेशन अच्छी नहीं होती, मगर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हमारी फ्रेंचाइज फी मिल जाए,
जो अगला कोई भी लोकेशन दिखा रहा हो, वो कह रहा हो कोई भी किसी भी तरह की जगह दिखा रहा हो, उसको खोलने वहाँ पर खोलने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक वो भी एक गलती है ना, वो ब्रांड की भी गलती है वहाँ पे। मेरे को लगता है जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन खाने के टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि ब्रांड्स को लोकेशंस वगैरह को लेकर के बहुत चूजी होना चाहिए, सही गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसकी तो अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, इसी वजह से वो आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा है। बट आपकी तो कुछ अपनी लर्निंग है, आपके तो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस या वो लर्निंग आपको यूज़ करनी चाहिए। एक यहाँ पर फ्रेंचाइजी में काफ़ी मिसमैच हो जाता है। दूसरा, ब्रांड्स की तरफ से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे ब्रांड्स इनिशियली आपको मैन पावर दे देते हैं, बिकॉज फूड बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट तो किचन स्टाफ ही है। मैंने कई बार देखा है कि कस्टमर्स जो लोग हैं वो आपको, मतलब जो ब्रांड्स हैं वो आपको उस समय तो ट्रेंड मैन पावर डिप्यूट कर देते हैं। जब वो छोड़ता है या कोई जाता है, रिप्लेसमेंट देने की बात आती है, तो वहाँ पे ब्रांड्स कहते हैं कि आप किसी को लोकली हायर कर लीजिए और हम उसको ट्रेन करा देंगे, है ना। तो मेरे को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा गैप है। मतलब अब वो जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो कहाँ मैन पावर ढूंढता फिरेगा, है ना। तो मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें एक कुछ चैलेंज हैं जो कि लोगों का फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस खराब करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हम अगर फ्रेंचाइजी देते हैं तो उसमें हम लाइफ टाइम मैन पावर सपोर्ट देते हैं कि इन केस अगर कोई एक मैन पावर छोड़ के जा रहा है, उस मैन पावर का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करना भी हमारा काम है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए। उनको ये पता होता है कि भाई जब तक हम इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर आता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंचाइज बिजनेस में जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। लोकेशन स्काउटिंग, लोकेशन सिलेक्शन, ब्रांड सपोर्ट कैसा मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो या कोई फ्रेंचाइजी लेता है, तो उसकी जो बिजनेस बुक्स हैं, जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो उसको खुद से ही देखनी चाहिए, खुद से ही इवैल्यूएट करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी अपनी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। इट अनलेस एंड अनटिल आप कोई पैसिव इन्वेस्टर हैं जिसने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसका ये मेन बिजनेस नहीं है, वो कुछ और कर रहा है और उसने किसी और को ये बिजनेस खोल करके दे रखा है, अगर वो सिचुएशन है तो अलग बात है। वरना मेरे को लगता है कि अगर आपने फ्रेंचाइजी ली है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस की बुक्स में इन्वॉल्व रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें डे टू डे बिजनेस की रिपोर्टिंग होती है, जिसमें इन्वेंट्री होती है, जिसमें फूड कॉस्ट और कॉस्ट मेजर्स आ रहे होते हैं, जिसमें सारी यूनिट इकोनॉमिक्स होती है, आई थिंक वो सब आपको समझ में आनी चाहिए, आपको डिकोड करना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता हो कि आपकी इस मंथ की फूड कॉस्ट कितनी है, और अगर वो ज़्यादा थी तो क्यों थी, अगर उसको कम करना है तो कैसे कम करना है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइजी के लिए भी और ब्रांड के लिए भी, दोनों के लिए, कि वो एक दूसरे को लेकर के सपोर्टिव रहें, कोहेसिव रहें। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि फ्रेंचाइजी ओनर ब्रांड को ब्लेम कर रहा होता है, ब्रांड फ्रेंचाइजी ओनर को ब्लेम कर रहा होता है। आई थिंक इट डजंट हेल्प, ये किसी को भी हेल्प नहीं करता। लॉन्ग रन में ब्रांड की इमेज खराब होती है, बिकॉज वो स्टोर बंद हो जाता है, सो लोग ब्रांड को नेगेटिवली परसीव करते हैं, तो इवेंचुअली ब्रांड डाइल्यूट होता है। एंड एट द सेम टाइम फ्रेंचाइजी को समझना चाहिए कि उसके लिए भी लॉस है कि उसने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस पे, एक हेवी इन्वेस्टमेंट किया है उसने उस बिजनेस पे, तो उसको उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऐसा इंसिडेंट आया था MBA चाय वाले का, आपको क्या लगता है इस पे, किसकी क्या, मतलब यही जो आपने रीजंस बताए यही मेजर रीजंस रहे हैं? हाँ, आई थिंक यही मेजर रीजंस रहे हैं। वहाँ पर भी लोग, देखिए मैं तो कहीं से भी पूरी गलती ब्रांड की भी नहीं मानता, एंड एट द सेम टाइम पूरी गलती लोगों की भी नहीं है। दोनों तरफ से थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस रही है, कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि लोग ये अज्यूम करके बैठ रहे हैं कि अगर हमने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले ली है तो भीड़ अपने आप आएगी, क्राउड अपने आप आएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो ब्रांड ओनर हैं प्रफुल्ल बेल्लोरी जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो धक्का मार के दुकान में लोगों को आपके लिए लेकर आएंगे। आपने डेफिनेटली एक ब्रांड पे इन्वेस्ट किया है, उस ब्रांड का एक पुल है, कस्टमर बेस होगा, लेकिन आपको खुद भी बहुत सारी मार्केटिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि आप क्राउड पुल कर सको, राइट। तो और कोई भी ब्रांड, बी इट एनी ब्रांड इन द वर्ल्ड, कोई भी ब्रांड सेल्स गारंटी नहीं करता।
100%। कोई भी ब्रांड ये नहीं कह सकता कि अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही होगे। नो ब्रांड कैन से दैट इन द वर्ल्ड, है ना। कोई ब्रांड ये आपको राइटिंग में नहीं देगा, कोई ब्रांड ये नहीं कहेगा कि अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे डे वन से, या अगर आपने हमारी फ्रेंचाइजी ली तो आप पैसे कमा ही लोगे, या अगर आपने हमारी फ्रेंचाइजी ली तो आप मिनिमम महीने का 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तो घर लेकर के जाओगे ही। कोई ब्रांड ऐसा नहीं कह सकता, बिकॉज कोई ब्रांड सेल्स गारंटी नहीं कर सकता, राइट। जो भी ब्रांड्स, जब आप फ्रेंचाइजी लेने जाते हो तो ब्रांड्स जो होते हैं एक आपको सेल्स की प्रोजेक्शंस देते हैं, है ना, कि इस लोकेशन पर इतनी सेल एक्सपेक्टेड है। अब वो एक प्रोजेक्शन है, वो एक एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। इसके लिए प्योरली ब्रांड को ब्लेम करना गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि ब्रांड्स शुड ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल हियर। मुझे लगता है कि ब्रांड्स कई बार फ्रेंचाइजी फी और ज़्यादा स्टोर्स खुलने के लालच में आकर के लोकेशंस को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं करते, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते टू अंडरस्टैंड कि लोकेशन कैसी है, इसमें कितना पोटेंशियल है, ये कितना अच्छा करेगी। वो भी पैसे के लालच में जल्दी जल्दी अपनी फ्रेंचाइजीज बेच देते हैं। इवेंचुअली उसका नतीजा ये होता है कि 4 महीने 5 महीने बाद कस्टमर शिकायत करना शुरू करता है, मतलब जो फ्रेंचाइजी ओनर है, कि दुकान नहीं चल रही है, एंड इवेंचुअली वो दुकान बंद हो जाती है। इससे ब्रांड भी डाइल्यूट होता है और फ्रेंचाइज ओनर का एक्सपीरियंस भी खराब होता है। आपका क्या क्राइटेरिया है? हमने आज तक जितने लोगों को हाँ बोला है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को ना बोला है। हम लोकेशंस के लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा पिकी हैं। हम जब तक हमें कोई अच्छी लोकेशन नहीं मिलती हम गो अहेड नहीं देते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कोई फ्रेंचाइजी अगर साइन हो भी गई है तो शायद 3 4 6 8 महीने तक लग गए उसकी लोकेशन ढूंढने में, बट जब तक हमें लोकेशन समझ नहीं आई हमने कभी किसी को गो अहेड नहीं दिया। हम बिकॉज हमारा मानना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हो कि आप सारी सही चीज़ें करो, बट हो सकता है कभी कभी सही हो, कभी कभी ना हो। बट मुझे लगता है बड़ा क्रूशियल है या बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी लोकेशन स्काउट करके रखो या आप अच्छी लोकेशन सजेस्ट करो, ताकि एज अ ब्रांड आप भी ग्रो करो एंड एट द सेम टाइम फ्रेंचाइजी ओनर भी सक्सेसफुली ग्रो करे। उसने अगर आपकी एक फ्रेंचाइजी ली, उसने उससे अच्छा पैसा कमाया और वो खुश हुआ, तो दूसरी तीसरी हो सकता है शायद आपसे मल्टीपल फ्रेंचाइजी के लिए और लोकेशंस के लिए भी, है ना। अब जैसे आपने एमबी चाय वाला का जिक्र किया तो मेरे को याद आता है कि अभी लास्ट ईयर की बात है कि हम जब महाराणा प्रताप चौक से मालदेवता की तरफ जाते हैं तो मैंने वहां पर एक कैफे देखा था, एक आउटलेट देखा था एमबी चाय वाला का। मेरे हिसाब से उस लोकेशन पे मॉर्निंग में साइकिलिंग के अलावा और कोई कुछ नहीं करता, और इवनिंग में भी वो बड़ा ही खाली रोड है, वो खाली रोड है। मतलब इट इज नॉट अ प्लेस जहां पर लोग आराम से घूमने जा रहे हो। वहां पे ऑफ कोर्स मॉर्निंग इवनिंग में कुछ साइकिलर्स का ग्रुप जाता है घूमने फिरने के लिए, वो भी वेरी रेयर जाता है ना। बाकी आई डू नॉट सी एज अ रेगुलर बिजनेस प्लेस। और वहाँ आसपास केसर वाला और जो गांव भी है, मेरे को नहीं लगता कि उस गांव की टारगेट ऑडियंस, उस गांव के लोग आपके टारगेट ऑडियंस हैं जो आएंगे और एमबी चाय वाला की 50 रुपए की चाय पियेंगे, नहीं। तो मुझे लगता है वो लोकेशन एक परफेक्ट मिसमैच था, है ना। आई थिंक वो स्टोर अब बंद हो चुका है। हाँ, हो गया। तो वो जब मैंने उस द मोमेंट आई सॉ इट, आई सेड कि इट्स अ ब्लंडर। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खुलना चाहिए था। नहीं, वो जब खुला था तभी मैंने मना कर दिया, ये तो कुछ दिनों का मेहमान है। बिल्कुल, मैंने भी जब उसे देखा तो मैंने बोला ये तो परफेक्ट ब्लंडर है। इस लोकेशन पे कितने कस्टमर्स मिल जाएंगे आपको पूरे दिन भर में। आप मॉर्निंग में कुछ लोग साइकिलिंग के लिए आते हैं, इवनिंग में कुछ लोग साइकिलिंग के लिए आते हैं, नो डाउट। कुछ चाय पीते हैं, कुछ नहीं भी पीते हैं, बट आप उसके बेसिस पे किसी जगह पे एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट तो नहीं खोल दोगे। आई थिंक ये मेरे को लगा कि एक गलत जगह है शायद, प्रोबेबली। अगेन मैंने एक गलत लोकेशन देखी थी, जो एमबी चाय वाला ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने उनकी एक लोकेशन सेंट्रियो मॉल देखी थी। मुझे नहीं पता वो स्टोर अभी ऑपरेशनल है या नहीं है, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम मॉल्स की बात करते हैं, मॉल्स के रेंटल बहुत ज़्यादा होते हैं, 100%, है ना। मॉल्स के रेंटल जो होते हैं वो लाखों में होते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए जैसे रेंटल्स होते हैं मॉल के। अब जब हम मॉल्स की बात करते हैं तो वहां पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो एओवी है, जो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो ज्यादा होनी चाहिए। 100%। अगर हम एमबी चाय वाला की बात करें कि वहां पर कोई एक चाय एक सैंडविच भी अगर खा रहा है तो उसका शायद एवरेज स्पेंड 100 रुपए होगा, हाँ, है ना। तो आपको 1 लाख रुपए की अगर सेल करनी है तो आपको 1000
कप चाय बेचनी पड़े एक दिन में, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है फंडामेंटली। तो अगेन अगर आप उतनी हाई रेंटल लोकेशन पे बैठे हो तो आपको चेक करना होगा कि आपकी एओवी, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, तभी आप वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाओगे। तो जिसने भी वो फ्रैंचाइज ली होगी उसको इस चीज को लेकर के थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए था, उसको ये चीज सोचनी चाहिए कि मैं मॉल में 100 रुपए की चीज अगर बेच रहा हूँ या 50 रुपए 70 रुपए की चीज बेच रहा हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल कैसे हो पाऊंगा, मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो लोकेशन, आई थिंक अब आपको मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी कि क्यों मैं हमेशा एम्फसाइज कर रहा था कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजन है उसका। कोई पीस ऑफ एडवाइस है जो भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसके लिए, कोई पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहते हो? जो जाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, आई थिंक इट्स अ वेलकमिंग इंडस्ट्री, आइए, आपका स्वागत है। एडवाइस मेरे तरफ से यही है कि डू योर होमवर्क प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप योर ओन रेस्टोरेंट डायरेक्टली। अगर आपकी शान में गुस्ताखी ना हो रही हो तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के काम करिए, work there as a manager, understand the science behind the kitchen, understand the operations, understand all the formats, SOPs, understand the standardization of recipes, understand the food costing, understand the inventory, understand the entire unit economics, and eventually उस चीज को ऑपरेट करिए। गाड़ी जब आप चलाना सीखते हो तो आप ऐसा नहीं है कि डे 1 पे एक नई गाड़ी लाते हो और उसको चलाना शुरू कर देते हो। आप पहले ड्राइविंग स्कूल वाले की गाड़ी पर सीखते हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप चला सकते हो तब आप अपनी नई कार लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप नई शोरूम से अपनी कार लेकर के आए और आपने उसमें चलाना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली अगर आपको एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है एज अ फूडप्रेन्योर, तो स्वागत है आपका। बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो हार्म कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां जाकर के चीज़ों को सीखें, है ना। एंड मेरे को लगता है इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है कि आप ऑनेस्टली किसी को जाकर ये बात बताएं कि आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और आप उसके लिए एक इन डेप्थ ट्रेनिंग हैंड्स ऑन लेना चाहते हो, एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो और आप काम करना चाहते हो एज अ मैनेजर, है ना। हो सकता बहुत लोग वेलकमिंग होंगे, आई एम श्योर। अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप लोग आपको मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली कुछ सीखना ही है, आपको अगर कोई सैलरी नहीं भी दे रहा है ना, तो आप एज अ वॉलंटियर वहां जाकर के काम करो 100%। ताकि आप उन चीज़ों को सीख पाओ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम होगी विज़ाविज़ जब आप अपना 20-25-50 लाख रुपए कहीं लगा दोगे या 1 करोड़ रुपए कहीं लगा दोगे और वो चीज़ नहीं चलेगी। तो आई थिंक वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि आप 3-6 महीने या साल भर किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे में, किसी QSR प्लेस पर आप 6-8 महीने साल भर जॉब करके किचन की, फ्रंट ऑफ द हाउस की सभी चीज़ों के ऑपरेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आई थिंक ये दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो लोग ऐसा करेंगे तो दे देमसेल्फ विल रियलाइज कि 1 साल बाद उनकी लर्निंग, उनका नॉलेज कितना बेटर रहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है किचन के ऑपरेशंस को लेकर के, रेस्टोरेंट ऑपरेशंस को लेकर के, खाने को लेकर के, फूड टेस्टिंग को लेकर के। सो आई थिंक दिस विल रियली हेल्प। सर आजकल जैसे फास्ट फूड का और फ्रोजन फूड का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हो फास्ट फूड या फिर फ्रोजन फूड को? एज अ कंपटीशन देखते हो? और कितना मतलब ऑब्वियसली तो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड है, ठीक है, कि आपको क्या लगता है उन फूड के बारे में? मतलब आने वाले टाइम पे वो फूड मार्केट को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं? सो आई थिंक मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि फास्ट फूड के ज़माने में आप आप एक ऑथेंटिक क्यूजीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्यूजीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो सिटी में और अलग अलग शहरों में ले जा रहे हो, तो क्या आप फास्ट फूड को आप कंपटीशन की तरह देखते हो? सर्टेनली फास्ट फूड कंपटीशन तो है हमारे लिए। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं फास्ट फूड इज नॉट एट ऑल अ कंपटीशन, तो ऐसा सही नहीं होगा। डेफिनेटली फास्ट फूड इज अ कंपटीशन बिकॉज वो लोग बहुत बहुत पॉपुलर है आजकल फास्ट फूड, बर्गर, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। स्पेशली अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, किड्स की बात करूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये बहुत प्रचलित है। आप अगर मेरी इंडिविजुअल राय पूछो इस पे, तो मतलब मैं बड़ा आई फील इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। मुझे बड़ा
दुख होता है जब मैं छोटे छोटे बच्चों को फ्रेंच फ्राइज खाते हुए देखता हूँ या बर्गर्स खाते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर से। और इसका बड़ा सिंपल रीज़न ये है कि बिकॉज आई रियलाइज दैट बाई फीडिंग दिस काइंड ऑफ फूड टू अ यंगर जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, हम जब उनको इस तरह का खाना, ये फ्रोजन फूड और फास्ट फूड जब हम उनको फीड कर रहे हैं, तो वी आर रेजिंग अ वीकर जनरेशन. we are raising a much weaker generation for coming forward. आजकल आप देखते होंगे कि बच्चों में कभी अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है या उनकी गट हेल्थ बड़ी ख़राब हो जाती है. कई बार बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों में, मेंटल हेल्थ पे उनके इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो मुझे लगता है कि ये इसका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न फास्ट फूड है ना. हमने हमेशा सुना है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना. तो ये जो फूड होता है, मतलब आप समझो कि अगर आप मुझसे बिरयानी मांगो और मैं आपको फ्रेशली चावल को लेकर के धुल के पका करके बिरयानी दूँ, वो अच्छी होगी, या मैं उस चीज़ को 6 महीने तक पहले फ्रिज में डाल दूँ और उसके बाद आपको खिलाऊँ, है ना. तो ये जो फ्रोजन फूड होता है सारा, ये बहुत एडिक्टिव होता है क्योंकि इसमें इनका सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है. एंड फूड के ना कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन है, कुछ साइंस है, कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस होते हैं. जैसे कि अगर आप कार्ब्स, फैट और सोडियम यानी सॉल्ट, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो जो फूड ग्रेड आता है, जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत ही एडिक्शन कॉज करता है. जैसे कि फ्रेंच फ्राइज में कार्ब्स है क्योंकि वो पोटैटो यूज हो रहा है, ऑयल है इसलिए फैट है, एंड सॉल्ट, यू ऐड सोडियम टू इट. तो जब आप ये 3 चीज़ें इसमें डालते हो तो ये एडिक्शन कॉजिंग होता है. सिमिलरली जब आप फैट, प्रोटीन और सोडियम यानी सॉल्ट इन तीनों को भी कंबाइन करते हो तो ये भी एडिक्शन कॉजिंग होता है. इस वजह से लोगों को KFC का फ्राइड चिकन इतना अच्छा लगता है, राइट. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी ये खाने होते हैं, जितना भी ये खाना है, इसमें बहुत हाई लेवल्स ऑफ सोडियम कंटेंट है. इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स डले हुए होते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामाइड डला हुआ होता है, जो कि आपको इस फूड का एडिक्ट बनाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स बच्चों को फ्रेंच फ्राइज खिलाना शुरू करते हैं और उसके बाद देयर अ टाइम कम्स जब पेरेंट्स मना भी करना चाहते हैं तो बच्चा नहीं मानता क्योंकि ही हैज़ गॉट एडिक्टेड टू इट. उसको दिन में डेली एक मील में तो फ्रेंच फ्राइज चाहिए ही चाहिए, वरना वो रो रो करके पूरे घर को सर पे उठा लेगा. तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पर जब आप उनको आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स खिला देते हो तो जो उनके न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ब्रेन में उसका एडिक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं बचपन से ही. तो अगर वो छोटे से फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू कर दिया तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो एक एडिक्शन की तरह डेवलप हो जाएगा और वो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाएगा. आप कभी फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू करो, देखो आप एक खाओगे, आपका दूसरा खाने का मन करेगा, आप दूसरा खाओगे, आप तीसरा खाओगे, आप चौथा खाओगे, एंड इवेंचुअली यू रियलाइज यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योरसेल्फ और वो पूरी फ्रेंच फ्राइज खत्म हो गई, है ना. तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रोजन फूड्स बहुत बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट. हमें होल फूड खाना चाहिए. अगर हम बात करें, कई बार लोगों को लगता है कि सब सैंडविचेस, सब्स वगैरह जो वो खा रहे हैं वो बड़ा हेल्दी होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. उनकी जो ब्रेड्स बेक होती हैं, उन ब्रेड्स में 15% से 20-22% तक शुगर कंटेंट रहता है. जितनी भी मेयोनीज या सॉसेस ये फ्रोजन फूड में यूज़ करते हैं वो सारी पाम ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं. जो ये बर्गर की पैटी फ्राई हो रही होती है वो सारी पाम ऑयल में फ्राई हो रही होती है. इट्स ऑल पाम ऑयल. जो आप उसमें साउथ वेस्ट, चिपोतले, तंदूरी मेयो जो सारी चीज़ें डाल रहे हैं ये सब कुछ पाम ऑयल से बनी हुई है. तो इट्स एक्सट्रीमली अनहेल्दी. आपके ट्राइग्लिसराइड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, मेंस हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है. हम आजकल देखते हैं कि बहुत यंग एज में इनफर्टिलिटी और इस तरह के इश्यूज आते हैं. कहीं ना कहीं फूड उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप याद करिए कि सुन के हमें मजाक लगता है बट पुराने ज़माने के जो राजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो 100 शादियां कर लेते थे. 5-5, 6-6, 10-10 शादियां तो बड़ी कॉमन थी. और सभी रानियों से उनके बच्चे भी होते थे. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जो इकोसिस्टम था, उस समय जो चीज़ें होती थी, कि वो इतनी सारी शादियां करने के बाद और इतने सारे बच्चे कर लेते थे, इसमें ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि नहीं इसमें फूड का कोई रोल नहीं होगा, ये तो अपने आप होता होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता.
है ना कहीं आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट? 100%। सो अगर वो उनमें इतनी पावर होती थी, उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती थी कि वो इतनी सारी शादियां कर पाते थे, बड़े बड़े भारी भारी तलवारें जो आज शायद हम खींच भी ना सकें, वो तलवार वो हाथ में उठाते थे और उन तलवारों को जिरब अख्तर को पहन करके लड़ने जाते थे। तो कहीं ना कहीं फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें, जो वो खाते थे। उन्होंने कभी कोई सब सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर कभी नहीं खाया, कोई फास्ट फूड, नूडल्स और मोमोज कभी नहीं खाए, वो होल फूड खाते थे, है ना? हम मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अ बिरयानी इज अ मच मच मोर हेल्थियर ऑप्शन एज कंपेयर टू अ सैंडविच जिसके अंदर मेयो और तंदूरी सॉस और फ्रोजन पैटी डली हुई है। उससे कहीं ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है आपकी बिरयानी, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, जो होल फूड है, जिसके अंदर प्रोटीन है, कार्ब्स है और एक बैलेंस्ड मील है, एज कंपेयर टू अगर फैट है भी फॉर दैट मैटर तो वो घी या सरसों के तेल में बनी हुई बिरयानी है, तो उसके अंदर होल फैट है, वो होलसम फूड है, एज कंपेयर टू अ फूड जहां पर आपने पाम ऑयल के डेरिवेटिव से सब कुछ बनाया हुआ है और आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम्स में लोगों में इतनी स्ट्रेंथ होती थी, तो फूड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, फूड उसका एक बहुत क्रूशियल और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। और अब हम देखें तो लोगों में वो स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की इम्यूनिटी कम हो रखी है, कैंसर हैज बिकम सो कॉमन इन सर, इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल्स एंड कैंसर कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। इतने ज्यादा कैंसर पेशेंट्स, क्या रीजन है उसका? ये फ्रोजन फूड्स, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स, ये प्रिजर्वेटिव्स। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, हम सब अपने घर में सॉस की बोतल रखते हैं, सॉस या टोमेटो केचप हम सब खाते हैं। आप कभी उस बोतल को उठा करके पलट के देखना कि उसमें टोमेटो का कंटेंट कितना है, वो 2% से 12 या 15% के बीच में होगा बस, बाकी इट हैज शुगर। मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि जो टोमेटो कंटेंट उसके अंदर है भी, उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम बेंजोइड डला हुआ है। सोडियम बेंजोइड इज अगेन वन थिंग जो कि जब टमाटर, टोमेटोज आर सिट्रस, खट्टे होते हैं, टोमेटो में सिट्रिक एसिड है, तो जब वो टमाटर के एसिड के साथ रिएक्ट करता है सोडियम बेंजोइड, तो वो एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बनाता है जो कैंसर कॉजिंग होता है ना? ओके। तो कहीं ना कहीं जब हम ये फ्रोजन फूड्स और ये प्रोसेस्ड फूड्स अपने किचन में, अपने फ्रिज में रखते हैं, बच्चे अक्सर शाम को परेशान करते हैं, तो हमारी मम्मी, मुझे याद है कि हम जब बचपन में शाम को कुछ नाश्ता करना चाहते थे तो वो हरे मटर हमें हरे मटर को थोड़ा सा भून करके खिला दिया, इस तरह की कुछ चीजें, या फिर भी शायद काले चने जो होते थे उनकी चाट बना करके दे दिया करती थी। आजकल मैंने देखा है बहुत प्रचलन है कि वो स्माइलीज और फ्राइज घर में तल के तुरंत दे दी जाती है, जो फ्रोजन आती है और आपके फ्रीजर में रखी रहती है। तो हमें समझना होगा कि इस प्रोसेस्ड फूड ने कितनी ज्यादा जगह बना ली है हमारे घरों में, हमारे किचन शेल्फ्स में, हमारे अलमीरा में, हमारे फ्रिज में, हर जगह है। पैक्ड फूड, पैकेज्ड फूड हर जगह पहुंच चुका है। जो आप कभी पोटैटो चिप्स के पीछे पढ़ के देखो कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो पोटैटो चिप्स से भी ज्यादा पाम ऑयल है। 100%। बिस्किट्स पाम ऑयल, कुकीज पाम ऑयल, आप जो नमकीन चटकारे लेकर के खा रहे होते हो, पोहे के ऊपर डाल के खा रहे होते हो, चाट के ऊपर डाल के खा रहे होते हो, वो पाम ऑयल में फ्राइड होती है ना? तो ये जो कैंसर और इस तरह की चीजें बढ़ी हैं, इनके पीछे बहुत मेजर रीजन है इस प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन, है ना? तो मुझे लगता है कि मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आओ और मेरी बिरयानी खाना शुरू कर दो, बट मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि ग्रेजुअली, इवेंचुअली, धीरे धीरे अपने बच्चों को समझाएं, पुश करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने घर से प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करें। उन डब्बों को, उन पैकेट्स को, उन फ्रोजन आइटम्स को अपने किचन से निकाल कर फेंकें और होल फूड्स की तरफ ज़्यादा जाएं। आई थिंक दिस विल रियली हेल्प। मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग बिजनेस कंपटीशन, आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब इस चीज़ इनको देखकर इसलिए लगता है बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वी आर रेजिंग अ वीकर जनरेशन। प्रोसेस फूड खिला रहे हैं हम, इट्स लाइफलेस फूड, इट्स उस फूड में कोई लाइफ ही नहीं है। आप ब्रांडेड बर्गर्स लेकर के आओ और आप उसको देखो, आप देखो उसमें फंगस लगने में कितना टाइम लग जाएगा,
हम्म। शायद ऐसा हो सकता है कुछ में तो फंगस लगे ही ना। तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी चीज को नहीं खा रहे हैं तो कितनी हार्मफुल या डेंजरस है, और हम खा रहे हैं उसे। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस फूड्स को कम से कम करना चाहिए अपने किचन से, अपनी लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से, और होल फूड्स की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा होना चाहिए। सो सर, यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। दोस्तों, मिलता हूँ आपको अब अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो तो अपने लविंग विंग्स को जरूर शेयर करना। सो टिल देन, नमस्कार। नमस्कार।